नई संसद बनी, यकायक अनाउंसमेंट हुआ कि नई संसद का इनॉग्रेशन होना है। तो वो जो आलू की फैमिली है, उनके तो यहां से ये ऊपर का चैम्बर ही खाली है, तो उनको समझ ही नहीं आया। उसको समझने के लिए भी समझ चाहिए। उसने यकायक कहा कि भाई ये जो पार्लियामेंट है इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। उसने डेट भी अनाउंस कर दी। वो कहां सोच रहे, वो अपने लगे हुए थे। और जिस दिन डेट की, तो भी दोपहर तक हम जैसे लोगों को तो पता चल गया, तो हम तो और चद्दर तान के सो गए कि हमारे मुंह से ना निकल जाए। दोपहर तक लोगों को यह पता ही नहीं चला कि ये यकायक इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन आज क्यों कर रहा है। दोपहर में पता चला। कुछ लोगों को कुछ चीजें देर से समझ में आती हैं, क्योंकि समझ की कमी नहीं, समझदानी ही की कमी है। दोपहर में 2 बजे याद आया कि ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई को इसलिए कर रहा है कि उसी दिन सावरकर पैदा हुए थे। तो जब पता चला सावरकर, उनको पता चला आई एम नॉट सावरकर, तो उसने कहा सावरकर तो यहां बैठे हैं। तो इंडिया गेट के सुभाष चंद्र बोस और उनके सामने की बिल्डिंग जो आपकी संसद है, उस पे 28 मई लिखा हुआ है। तो सावरकर को जिंदा कर दिया। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि 28 मई को क्या था, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 28 मई 2023 में मैंने नहीं किया तो अगली 28 मई का पता नहीं है, होगी या नहीं होगी। इसलिए आज जो अपने हाथ में है उसने किया। और आपको जो मैं खबर देना चाहता हूं वो ये है कि महीने 2 महीने बाद फिर विधवा विलाप होगा दिल्ली में। 9 आंसू लोग रोएंगे। जहां सुभाष की मूर्ति लगी है इंडिया गेट पर, उस इंडिया गेट में ताज्जुब होगा आपको, वहां एक अमृत वाटिका बन रही है, जहां आपके शूरवीरों ने भारत को बचाने की जान दी थी। वहां स्मारक बना हुआ है और वहीं एक वाटिका बनने जा रही है। मुझे ऐसा पता है, मुझे किसी सरकारी आदमी ने नहीं बताया। मेरी अपनी जो 28 साल की मेरी दुनिया है, वहां से मुझे पता चला है। मैंने कहा मैं अकोला वालों के ही साथ ये खबर शेयर करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र से अच्छी जगह नहीं होगी। और अकोला वालों पे तो मेरा कर्ज था कि आपने जितनी मेहनत के साथ 9 अप्रैल को जो सभा की थी, उस सभा को दुनिया के लोगों ने कहा इतनी तेज बारिश में कुर्सी उठाए धनाढ्य लोग खड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र जी ऐसा होता नहीं है। तब मैंने टावरी साहब से कहा था आप जब कहेंगे मैं दोबारा आ जाऊंगा, क्योंकि उस सभा को संबोधित करने का मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाया। इसलिए जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने ओम नरेश यादव से कहा कुछ भी हो जाए, अगर वो इसमें हमारी बहुत ज्यादा मदद भी न करवाएं तब भी जाएंगे। और टावरी साहब, उनके परिवार ने मेरा भव्य स्वागत किया। और पिछली बार मुझे बताया गया कि 100 से ऊपर संगठन थे, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। हो सकता है कि इस बार उसमें कुछ कम रह गए हों। जिन्होंने पिछली बार भी सहयोग किया था उनका मैं इस बार धन्यवाद कर देता हूं। उस अमृत वाटिका में इंडिया गेट पे जो बनने जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने में बन जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं कल क्या होगा, किसने देखा है। उसमें देश के 75 स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैचू लगेंगे।
उसी स्टैचू में एक आदमकद मूर्ति हम सबके आराध्य वैचारिक क्रांति के सबसे बड़े दोता स्वतंत्र वीर सावरकर की मूर्ति लगेगी। उसी में बंगाल के उस छोटी सी उम्र में क्रांति करने वाले खुदीराम बोस की भी मूर्ति लगेगी। जब मूर्तियां बदलती हैं तो आपका हीरो बदलता है, तब आपको पता चलता है कि खुदीराम बोस ने इतनी छोटी उम्र में क्या बलिदान किया था। अगर कुछ चाटुकार सरकार के पेड़ इतिहासकारों ने अगर खुदीराम बोस, सुभाष को, सावरकर को, शिवाजी को अपनी किताबों में जगह नहीं दी, तो इस सत्ता के इस दौर में उसने उनको जिंदा खड़ा कर दिया है। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडिया गेट पे जाइए, आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कौन थे। ये झूठ फैलाने से लंबा काम नहीं चलता। इसलिए मैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था और देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो बने थे उनको 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे लॉर्ड वॉविल ने शपथ दिलाई थी। 1946 2 सितंबर। और ताज्जुब देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल था, यानी वायसराय, द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को, जिसे आपसे कहा गया आजाद, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि 47 में आप आजाद हुए थे, 47 में 15 अगस्त 1947 को जिसके वंशजों ने हमारे ऊपर राज किया, जिस लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे ऊपर राज किया, 15 अगस्त 1947 को इस तथाकथित आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। बात यहीं तक नहीं है, ये बातें तो आपने कहीं से सुनी होंगी, लेकिन कमाल है कितना जबरदस्त आने वाली नस्लों से महापाप किया गया। 1948 28 अप्रैल 1948 को ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी कैबिनेट की मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो वो मीटिंग थी, उस मीटिंग के मिनट्स की कॉपी, ये उस मिनट की कॉपी है। आसानी से हम जैसों से तो कम से कम छुपा नहीं सकते। इसमें लिखा है ए पैरा फ्रॉम मिनट्स ऑफ द एटलीज कैबिनेट मीटिंग। इस पे डेट है 28 अप्रैल 1948 और नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये 28 अप्रैल को 1948 में क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थे, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? आजादी की पोल खुलेगी आपके सामने। इसमें लिख रहे हैं, मैं आपको इसका हिंदी बता देता हूं, मेरे अपने फेसबुक पेज जो वेरीफाइड है, ऐसे डॉक्यूमेंट मैंने उसमें डाले हुए हैं ताकि आज का युवा मेरी बात पे यकीन करे, उसका दिल करे, लेकिन वेरीफाई जरूर करे। उसमें लिखा हुआ है, चिट्ठी लिख रहे हैं फूल वाले चचा प्राइम मिनिस्टर को, जो इंग्लैंड के हैं, कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपका अनुमोदन चाहता हूं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन साहब, जिनका ट्रांसफर बर्मा के गवर्नर जनरल के रूप में हो गया है, क्या आप मुझे इसकी अनुमति दें कि मैं
बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर बनाने की अनुमति प्रदान करें। हम 1948 में चिट्ठी लिख रहे हैं, अपनी मर्जी का गवर्नर नहीं बना सकते और हम आजाद हैं। ये इस चिट्ठी में लिखा है। अभी तो एक ही चिट्ठी है, बहुत सी ऐसी भी चिट्ठी हैं जो सार्वजनिक नहीं पढ़ी जाएंगी। इसमें आप शर्मिंदा नहीं होंगे, उनके वारिस शर्मिंदा हो जाएंगे। आजाद भारत की दो घटनाएं देखिए। 1961 में एक मैडम थी जो बहुत चर्चित थी। सब लोग आप नाम जानते ही उनका, लेना जरूरी है क्या? आप कह दें तो ले देता हूं। उन मैडम का नाम था, वो बहुत चर्चित थी। उनका नाम था लेडी एडविना माउंटबेटन। वो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की पत्नी थी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, जो आदमी नेहरू जी के सेक्रेटरी रहे, इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर रहे, वो जीवित हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में रहते रहते किसी आदमी के बारे में विचार पार्टी की बुनियादों पर आप बना सकते हैं कि ये ऐसा आदमी बना सकते हैं, क्योंकि आप राजनीति में नहीं हैं। जब आप राजनीति में जाएंगे तो आपको भी वही करना पड़ेगा। लेकिन जब आदमी उस पार्टी में भी रहे, उस राजनीति में भी रहे और अपने जाने से पहले आने वाली नस्लों को सच बता के जाए, तब हमें उसको जरूर सल्यूट करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये घटना उन्होंने लिखी है, जीवित है, मेरे बड़े नजदीकी थे अपने उस दौर में जब वो पाकिस्तान से लौट के आए थे। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और यही डर के कारण जब वो किताब लिख रहे थे, ये घटना अखबारों में आई थी, शायद आप में से बहुत लोग भूल गए हो। जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि मैं किताब लिख रहा हूं, सो 72 वाली चली गई उनके घर पे। उन्होंने कहा आप क्यों आई है मुझे पता है, लेकिन आप उम्र के इस मोड़ पर मैं अपने जाने से पहले सच लिखना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप मेरे घर आई हैं, मैं चाय पिला सकता हूं, लेकिन जिस बात से आपको लगता है कि वो मैं नहीं लिखूंगा, वो मैं जरूर लिखूंगा। ऐसे भी लोग थे, हैं, जीवित है, बुजुर्ग हो गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 1961 में लेडी एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया में किसी टापू पर छुट्टियां मना रही थी। उनको हार्ट फेल हुआ, उनका निधन हो गया। एडविना माउंटबेटन न भारतीय संसद में, न एमपी, न एमएलए, न किसी पद पर, लेकिन निजी रिश्तों की पराकाष्ठा देखिए। खबर आई कि लेडी एडविना माउंटबेटन की डेथ हो गई है, भारत की संसद में उनके शोक प्रस्ताव को पारित किया गया और भारत की संसद 2 मिनट के लिए मौन रही। इस बात को यहीं तक फ्रीज करिए तो मैं क्यों कहना चाहता हूं, जो मुझे तकलीफ है इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं। लोगों ने सवाल उठाया कि वो संसद की सदस्य नहीं है, तो उन्हें श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है। जो आपके अपने भी थे, 1.5-2 की हैसियत थी उनकी, उसने भी सवाल नहीं उठाया। बात आई गई हो गई, समाप्त हो गई। 1979 आई वॉज इन 9th और 10th क्लास। उस वक्त टेलीविजन भी नहीं था। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एक शहर है,
वहां से एक निकला आदमी और उसने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसे देश जेपी मूवमेंट के नाम से जानता है। जेपी बिहार और उत्तर प्रदेश के उस बॉर्डर पर रहते थे, उस गांव का नाम है सिताब दियारा, और जेपी ने पूरे देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया और आज जो सरकार में बहुत सारे लोग हैं उसी मूवमेंट से निकले हैं। 61 से 79 तक आपकी गिनती संसद में 10 से कम ज्यादा थी और 2 तो परमानेंटली जीत रहे थे, उसमें से एक जीवित है और एक चले गए। मेरी नाराजगी है, ये सवाल पूछने का अधिकार है मुझे, सार्वजनिक मंचों से पूछने का अधिकार है। 79 में सरकार जिस मूवमेंट के द्वारा आई वो मिली जुली सरकार थी, इनके भी कुछ एमपी थे उसमें 70-80 करके एक पार्टी बनी। जिस जेपी के बल पर आप सत्ता में आए, चाहे मिली जुली सरकार में आए, कम से कम सत्ता के सीटों पर बैठने का पहली बार आपको मौका मिला। उस जेपी के बारे में रेडियो में रोज खबर आती थी कि उनका रक्तचाप गिर गया है, रक्तचाप बढ़ गया है। हम बच्चे थे और यूनिवर्सिटी में रहते थे तो रक्तचाप हमारी समझ में नहीं आता था किसे कहते हैं, बाद में पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर को रक्तचाप कहते हैं। तो ये बड़ा हम सोचते थे, रोज होता 10, 15, 20, 25 दिन तक वो बेचारे बीमार रहे। 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। जेपी के मूवमेंट से निकले हुए लोग सत्ता में तो पहुंच गए, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि जेपी को भारत की संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो कुछ कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, बोले जी तो सदस्य नहीं थे, इन्हें कैसे दी जा सकती। तो उन 2 लोगों को तो बोलना चाहिए था जो आज एक नहीं है और एक है 96 साल की उम्र में अपनी मकान की लॉन में टहल रहे हैं। उनको तो यह कहना चाहिए था कि अगर जेपी भारत का सपूत है और भारत में एक मूवमेंट उसने खड़ा किया, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, अगर उसको भारत की संसद में इस बुनियाद पर श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती कि वो सदस्य नहीं था, तो एडविना माउंटबेटन कब सदस्य बनी थी ये बताओ। नहीं दी जेपी को। रिपब्लिकन आर्मी द्वारा मारे गए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की तरफ से सलामी देने गए थे। हम आजाद हैं।